यादव जी, आप हमारे सेट पे पहुंचे हैं। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, अरे जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। ये गाना किसने लिखा था? बी अमिताभ बच्चन, सी लता मंगेशकर, डी आर डी बर्मन। इसका आंसर ये है अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि ये गाना उन्होंने ही गाया था। और ये सवाल था 1,00,000 रुपए के लिए। एक ऐसी महिला के पास मौजूद हैं राजस्थान के अंदर, अब अपनी दांतों तली उंगली दबा लेंगे। क्या कहेंगे नीरू यादव के बारे में? अगर वो नहीं होती तो क्या आप खिलाड़ी होती? सच्ची में हम नहीं होते, अगर वो नहीं होती ना तो हम नहीं होते। हम सपना ही नहीं देख पाते हॉकी का, पर नीरू आंटी की वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। I love you, नीरू आंटी। अगर तुम नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशियाँ मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। आपके पति बहुत अच्छे। हाँ, मेरे पति अच्छे ही है। आप बुरे भी होंगे तो उसमें थोड़ी बोलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज राजस्थान में, और मरुस्थल राजस्थान को कहते हैं मरुस्थल का जहाज। एक ऊँट को बोला जाता था, भी मरुस्थल का जहाज है ऊँट। तो आज हम एक ऐसी महिला के पास मौजूद हैं राजस्थान के अंदर, अब अपनी दांतों तली उंगली दबा लेंगे। महिलाएं कोई भी काम करती उससे पहले हथक हार के बैठ जाती हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे, ये तो असंभव है, ये तो सपना लेना ही बेकार है इस काम के लिए। लेकिन आज ऐसी मेरे साथ महिला शख्सियत मौजूद हैं जो केबीसी तक पहुंच चुकी हैं और सोशल वर्कर हैं, फिलहाल सरपंच हैं लांबी अहिर राजस्थान। और ये बुहाना पचेरी के बिल्कुल नज़दीक है और नारनौल हरियाणा के सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, महेंद्रगढ़ ज़िले के। नीरू यादव की बातचीत कर रहे हैं, चर्चित चेहरा हैं हर टीवी पे, सोशल मीडिया पे आजकल नीरू यादव छाई हुई हैं। तो उनसे हमने भी सोचा कुछ महिलाओं को प्रेरणा मिल जाए, कुछ महिलाओं को हौसला मिले, महिलाओं को कुछ महिलाओं को ढाढ़स बंधे। क्योंकि जो स्टोरी हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, तो महिलाएं हिम्मत हारने से पहले एक बार देख लेना नीरू यादव के चेहरे को, इनके कार्यों को। आपको कुछ न कुछ आत्मबल मिलेगा और आप उस काम में ज़रूर सफल होंगी। नीरू यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 में। पूरा भारत देख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरू यादव जी, पहले तो पढ़ाई की पूछ लेते हैं, कितनी तक पढ़ाई आपने? मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में जयपुर से, और मैंने बीएड किया है, एमएड किया है, और अभी पीएचडी मेरी चल रही है। अभी चल ही रही है पीएचडी? कितने बच्चे? बच्चे मेरे 2 हैं। मेरा 8.5 साल का बेटा है और 3 साल की बेटी है मेरे। अब कहते हैं वो शादी के बाद पढ़ाई की उम्र ख़त्म हो जाती है। अब पहले टॉपिक यही ले लेते हैं। आप कहती हैं शादी हो गई, अब क्या करेंगे पढ़ के, अब कौन सा नौकरी लगना है, अब पढ़ाई का क्या चाट के खाएंगे। महिलाओं की अक्सर 2-3 बातें होती हैं। अब इनके 2 बच्चे हैं और वो भी बड़े बड़े दोनों बच्चे, और अब भी ये पढ़ाई के लिए क्यों कर रही है? पढ़ाई किस लिए? बस शौक है और करना था कि अब एमएससी किया है तो फिर आगे बीएड भी करनी थी, एमएड भी कर ली, फिर अभी पीएचडी भी चल रही है मेरी। तो ठीक है, कंप्लीट कर ले पढ़ाई, साथ साथ में सोशल वर्क भी हो रहा है, सरपंच भी हूँ और पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ में। तो क्या बात है। पतिदेव क्या करते हैं? पतिदेव मेरे इंजीनियर हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। तो सरपंच बनने का क्या मकसद है? क्यों बनना चाहती हो आप सरपंच? क्यों बनना चाहती थी नीरू यादव? क्या करना चाहती थी सरपंच बन के? सरपंच इसलिए बनना चाहती थी मैं कि देखिए, जब गांव में शादी, मैं बताऊं, मैं हरियाणा से हूं, नारनौल मायका है मेरा, और तो मेरी शादी यहाँ पे हुई थी। तो अक्सर देखा गया है कि सरपंच जो है वो जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने का काम करता है। तो मेरे गांव में, मेरी पंचायत में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सी ऐसी पात्र कैंडिडेट थे जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, या ऐसे कुछ मुद्दे थे। दूसरा, महिलाओं की जो भागीदारी थी वो पंचायत में बहुत कम थी। महिलाओं के जो मुद्दे थे और उनके लिए कोई ऐसा काम करने वाला नहीं था।
तो शुरू से ही मतलब एक सोशल वर्कर मान लो या फिर कुछ करने का मन में था। तो फिर उस टाइम पे रिजर्व सीट आई, महिला सीट आई कि किसी महिला को चुनाव लड़ना है। तो फिर मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं और अपने गांव के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। तो बस यही विचार था जिस समय चुनाव लड़ा था। कितने साल हो गए सर? मेरे को अब अक्टूबर में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 3 साल हो चुके हैं। गांव के लोग देख रहे हैं, देख लेना, सुन लेना। 3 साल में नीरू यादव ने किया क्या है, अपनी राय जरूर रखना इस विषय को लेकर। नीरू यादव जी, दूसरों में कमेंट निकालना बड़ा आसान है, कुछ भी बोल दीजिए। जब खुद हॉट सीट पे बैठते हैं ना, जब पता चलता है बाप रे बाप ये सीट तो बहुत कांटो भरी है, हमने तो गलत पंगा ले लिया। 3 साल सरपंच के पद पे आसीन हैं, आपने ऐसा कौन सा तीर मार दिया गांव के अंदर नीरू यादव ने? और पहले बोलती थी ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये खा गए, वो खा गए, आपने कौन सा तीर मार दिया? देखिए, एक सरपंच पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान हो जाता है। जब मैं सरपंच नहीं बनी थी तब मैं सोचती थी ये चीज़ कि सरपंच बनने के बाद हम ये कर देंगे या हम वो कर देंगे, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब सरपंच बन जाते हैं तो देखिए सरपंच का भी एक दायरा होता है, हमारी भी बहुत सी सीमाएं होती हैं। हम लोगों के आगे भी बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। वो देसी भाषा के अंदर कहा जाए है कि सरपंच तो है ना वह कुलडी रहे गांव की, कि जो भी आवे अच्छो बुरा सब फेंक के चले जावे। तो वो वाली चीज़ हमारे साथ है, हमारे साथ भी है। लेकिन मैं प्रयास करती हूँ अपने जब मैं सरपंच बनी तो सबसे पहला तो यही था कि जो भी मैं काम करूँ उसमें पारदर्शिता रहे और सभी को लाभ मिले। जो पात्र कैंडिडेट हैं उनको योजनाओं का पहले लाभ मिले। लेकिन हमारे लिए भी वो सब चीज़ें चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जब सदन के अंदर कोई चीज़ बोली जाती है कि हमने इतना बजट इस चीज़ को दिया, लेकिन जब वो गांव तक जब पहुंचता है वो बिल्कुल थोड़ा सा रहता है। तो उसको किस प्रकार से बांटा जाए सबके बीच में, क्योंकि सभी की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं सरपंच से। सबको अपने घर के सामने रोड चाहिए, सबको अपने घर के सामने नालियाँ चाहिए, सभी को जो है जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ चाहिए। तो बड़ी वो बड़ी मुश्किल होती है ये वो डिवाइड कर पाना कि हमारे पास जैसे कोई भी योजना है उसकी हमें 5 लोगों को चुनना है, तो वो 5 लोग पूरे गांव के अंदर चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इस चीज़ का लाभ किस किस को दें। में 3 काम बता दीजिए बड़े बड़े। अभी हम आपके सामने पूछ रहे हैं 3 काम बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले जब मैं सरपंच बनी तो सबसे पहला काम मैंने अपने गांव के किसानों के लिए किया। देखिए, मेरे गांव में पहले किसानों को बीज वगैरह के लिए जो है 7 से 8 किलोमीटर दूर पचेरी जाना पड़ता था। और उनको अगर ऋण भी चाहिए होता है ना तो सेठ साहूकारों से लेना पड़ता है। और एक किसान के लिए कहते हैं कि ब्याज देना और खेती बाड़ी के ऊपर या कभी ऋण लेना पड़े तो कर्ज लेना पड़े तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी पंचायत में काम किया वो किसानों के लिए किया, क्योंकि आबादी जो है गांव में ज़्यादातर किसानों की ही है, किसान ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने अपने गाँव में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया और मैंने उसमें किसानों को जोड़ा। अब ये है कि हमारे गाँव के जितने भी किसान हैं उनको घर बैठे ही जो है बिल्कुल ना के बराबर ब्याज दर के ऊपर जो है लोन उपलब्ध हो जाता है, अच्छे बीज उनको मिल जाते हैं। दूसरा काम मैंने किया, प्रधानमंत्री जी की एक योजना है किसान उत्पादक संगठन FPO, उसका मैंने ब्लॉक लेवल पे अपने ब्लॉक के ऊपर गठन किया, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। वो मैंने किया, उसमें मैंने 600 किसानों को जोड़ा, ताकि अब उसमें क्या है कि जितने पहले किसानों को अगर यूरिया लेना है या DAP उनको लेना है तो लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, इतनी भारी किल्लत मतलब इस में थी। और दूसरी बात, उसके ऊपर भी जो बेचने वाले हैं वो ये शर्त लगा देते थे कि आपको तभी ये कट्टा मिलेगा जब आप इसका बीज इसके साथ मिलोगे। और जो किसान की जो भी पैदावार होती है उसको जब वो मार्केट में बेचने जाता है तो जो बिचौलिए हैं वो उनका प्रॉफिट खा जाते हैं। तो ये एक तो किसानों को सशक्त करने के लिए मैंने ये किया है, जिसके अंदर मेरे को अभी बहुत सारा काम जो है वो करना है। और इसमें दूसरा, मैंने एक अपनी पंचायत में लड़कियों को जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जयपुर से निःशुल्क मैंने ट्रेनिंग दिलवाई और वो लड़कियां जयपुर में जॉब भी कर रही हैं और मतलब आत्मनिर्भर बनी है वो बच्चियाँ, कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर आया है। दूसरा, कितनी बच्चियाँ? 15 बच्चियाँ जो है वो मैंने जयपुर से ट्रेनिंग दिलवा के और उनको करवाई। तो जो बाकी और समाज की बच्चियाँ हैं उनके लिए काफ़ी एक प्रेरणा स्रोत बनी है वो। दूसरा, मैंने अपनी पंचायत के अंदर अपनी जो मैंने सैलरी है सरपंच की वो मैंने शुरुआत से ही डोनेट अपनी पंचायत की बच्चियों के लिए मैंने कर दी थी। और मैंने अपनी पंचायत में हॉकी की एक टीम लड़कियों की बनाई है जो हॉकी के नाम से प्रसिद्ध पूरे हिंदुस्तान में। हॉकी वाली सरपंच, तो हॉकी वाली सरपंच का राज क्या है? वो मैं प्रसिद्ध हो गई, वो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या आप पहले तो मैं जानू आप हॉकी खेलते थे?
हाँ, मेरे को हॉकी खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन मैं ये मेरा सपना पूरा नहीं कर पाई। लेकिन जब पंचायत में जब मेरी शादी यहाँ हुई और मेरे को जब ये पता लगा कि मेरी पंचायत की लड़कियाँ हैं, दो चार लड़कियाँ थी जो स्कूल में कभी हॉकी खेली थी और वो भी मेरी तरह एक सपना हॉकी खेलने का देखती। जब पता लगा तो मैंने अपना सपना ना उनके जरिए पूरा करने का सोचा। और फिर जब मैं उन बच्चियों से मिली तो उनसे बात की और फिर उनको घर से निकाल के और ग्राउंड तक मैं लेके आई। तो वो एक मेरा सफ़र था और वो जो मेरे एफर्ट्स थे। और फिर उनको जब शुरुआत हमने जब की थी इस चीज़ की, तो मैं उनको खिलाने के लिए कहाँ ले जाती थी, पचेरी वाले ग्राउंड में लेके जाती थी, जो यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। दोनों टाइम सुबह भी और शाम भी उन बच्चियों को लेके जाना, एक उनके पेरेंट्स के विश्वास के ऊपर लेके जाना, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, उनके खान पान का ध्यान रखना। एक माँ की तरह मैंने उनका बच्चियों का ध्यान रखा है। सतर पे भी आप? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पे खेलने की अब हमारी तैयारी है। लड़कियां हमारी 3 या 4 लड़कियां जो स्टेट लेवल पर खेली भी हुई है, और अब हमारा टारगेट ये है कि हमारी लड़कियां जो है नेशनल के लिए सेलेक्ट हों। अब उसकी तैयारी हम लोग जो है वो कर रहे हैं। और तो फिर वो मेरे एफर्ट्स को कहीं ना कहीं देख के जब मैं उनके साथ जाती थी और उनको ब्लॉक लेवल पर खेलने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको खेलने, तो वो मेरा नाम वहाँ पे निकाल दिया कि हॉकी वाली सरपंच। लोगों ने ही मुझे वो नाम दे दिया और मुझे नहीं पता था नाम इतना ज़्यादा चल जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा चल गया। नीरू यादव कभी सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म दिखाने लगी थी बच्चों? वो मैं उनको लेके गई थी द केरला स्टोरी। क्यों? देखिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं अपनी धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ी रहती हूँ। तो मेरा मानना है कि हमारे बच्चों को हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। आज हिंदू समाज के अंदर कहीं ना कहीं लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, तो उनको वो सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी था। उन्हें हम क्या गलती करते हैं, हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते ही नहीं है, शुरू से ही नहीं देते। हम अपने बच्चों को अभी गायत्री मंत्र नहीं सिखाते। हमारा धर्म हमें क्या शिक्षा देता है वो हम अपने बच्चों को नहीं बताते। हमारे बच्चों को पता नहीं कि गीता हमें क्या ज्ञान देती है। तो इसलिए मेरी पंचायत की बच्चियां किसी भी प्रकार के लव जिहाद में ना फंसे, या फिर कोई भी उनका माइंड डाइवर्ट ना कर सके, ब्रेन वॉश उनका ना कर सके। इसलिए ये मूवी बहुत अच्छी मेरे को लगी, द केरला स्टोरी। तो वो मैं फिर अपनी पंचायत की सभी बच्चियों को मैं दिखाने के लिए लेके गई थी। देखिए, स्कूल में प्रार्थना करवाई जाती है और गायत्री मंत्र का भी पाठ करवाया जाता है हमारे स्कूल में, और हनुमान चालीसा का भी मंगलवार को जो है वो पाठ करवाया जाता है। और हम सलूट करता हूँ मैं, सलूट करता हूँ। और हमारे गांव के अंदर भी मंगलवार को शाम को मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिसमें गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। गाँव वाले क्या कहते हैं? बाकी भाड़ में जाइए, हमारा नाम गाँव का नाम जैनब आया परिचित हो गया है। नहीं, गांव वाले सब बहुत खुश होते हैं। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद मैं अपने गांव वालों को ही देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को चुना और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, सरपंच बनाया। मैं सरपंच बनी तभी मैं अपने गांव वालों के लिए अच्छा काम कर पाई और मेरे को केबीसी के मंच तक जाने का मौका मिला। तो बिल्कुल मैं अपने गांव वालों को धन्यवाद देती हूँ, और गांव वाले भी बहुत खुश हैं, पंचायत के लोग बहुत खुश हैं। और खुशी क्यों नहीं होगी, जब आपके गांव को पूरा देश जाने और उस मंच तक आपके गांव का नाम लिया जाए, तो जाहिर सी बात है हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर बड़े को उस चीज़ की बहुत खुशी होगी। तो बिल्कुल गाँव वाले तो बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे गाँव का इतना नाम हुआ है। लोग अब इसका नाम यही, बहुत दूर दूर से हमारे जैसे रिपोर्टर यहाँ पहुँच रहे हैं, और वो भी राजस्थान की छोटे से गांव में। क्या ज़रूरत थी हमें? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब आप केबीसी में गए, वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी मिले, कैसा व्यवहार लगा? नहीं, अमिताभ बच्चन जी का बहुत अच्छा व्यवहार लगा। जितना हम उन्हें ऑन स्क्रीन देखते हैं, ऑफ स्क्रीन वो बहुत ज़्यादा अच्छा उनका नेचर है। जैसे उन्होंने जब केबीसी में हम हॉट सीट पर बैठने से पहले, एपिसोड शुरू होने से पहले, उन्होंने जिस प्रकार से हमसे बात की ताकि हम लोग जो है नर्वस ना हो जाए, तो उन्होंने बात की। तो काफ़ी अच्छा उनका नेचर था, और बिल्कुल जैसे उनका बोलने का जो तरीका होता है कि देवी अब आपके साथ हम खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति, तो बहुत अच्छा उनका नेचर था। एकदम ऐसे हमें फील नहीं होने दिया बिल्कुल भी कि आप इस हॉट सीट के ऊपर बैठे हैं और हम नर्वस ना हो। तो बहुत अच्छा उनका स्वभाव और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी वो हैं। तो हमारे साथ नीरू यादव हैं खास बातचीत में। लांबी आई राजस्थान से, केबीसी से आई हैं, हॉकी के नाम से प्रसिद्ध है, हॉकी टीम बनाई हुई है। अभी नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सतर पे हॉकी टीम खेलेगी। सोशल वर्कर हैं, सरपंच 3 साल हो चुके हैं। गांव के विकास कार्य, गलियां वगैरह सब अच्छी, हम घूम के उधर से निकल के आए हैं। तो अब कुछ पर्सन हमारे भी हैं। नीरू यादव जी, आप हमारे सेट पे पहुंचे हैं। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत दूर से चल के आए हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो नीरू यादव जी, पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, बताइए। तो हम आपसे पूछ सकते हैं?
डर तो नहीं रही है? नहीं नहीं, डर नहीं रही, पूछिए। जब हॉट सीट पे बैठ के आ गए तो अब तो किसी चीज से डर नहीं लगता, पूछिए। तो हमारे साथ नीरू यादव जी खास बातचीत में राजस्थान से पहुंचे हैं ये। नीरू यादव जी, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, अरे जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। ये गाना किसने लिखा था? बी अमिताभ बच्चन, सी लता मंगेशकर, डी आर डी बर्मन। लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महोदय, क्या कहेंगे? 30 सेकंड देते हैं हम आपको। इसका आंसर ये है अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि ये गाना उन्होंने ही गाया था। तो आपने लाइफ लाइन नहीं ली, ऑडियंस से नहीं पूछा, आपने धड़के से बता दिया? आपको कैसे पता चला? हमने धड़के से बता दिया, क्योंकि जो आवाज़ थी वो जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन जी की थी, तो वो हमने पहचान ली थी, और तो वो हमने इसका तुरंत जवाब दे दिया था कि अभिनेता ही जो है वो गायक है इसका। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए। देवी नीरू यादव जी ने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया है, और ये सवाल था 1 लाख रुपए के लिए। इंजीनियर साहब का नाम क्या है? उनका नाम अशोक यादव है। अशोक यादव जी अभी जयपुर में है। तो आज बहुत उनसे भी कुछ मस्ती भरी बातें करते हैं। आज मुझे एक बात बताइए, आप अशोक यादव जी के साथ कभी गुनगुनाते होंगे खाली समय में, गाड़ी में ट्रेवल करते समय कुछ थोड़ा बहुत मस्ती के लिए बोर हो जाती हो उस समय? कौन सा गाना होता है अक्सर? मैं तो गाना तो मैं गुनगुनाती, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशियाँ मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशियाँ मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ये है नीरू यादव जी हमारे साथ खास बातचीत में। बहुत ही अच्छी एक सरपंच है, महिला हैं और सशक्त महिला हैं, जिसको बोलते हैं हम हजारों महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है आज के दिन, क्योंकि हर फील्ड में नीरू यादव जी ने अपना अपना धमाका मचा रखा है, और ये हमेशा काम करने पे भरोसा रखती हैं, टांग खचाई पे नहीं। नीरू यादव जी, आपके पति बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरे पति अच्छे ही है। आपका बुरे भी होंगे तो उसमें थोड़ी बोलेंगे। अब बुरे होते ना तो कोई भी पति नहीं चाहेगा मेरी पत्नी सरपंच बने, और कोई भी पति नहीं चाहेगा मेरे पति केबीसी में जाए और मेरे को कोई जाने नहीं पत्नी का नाम हो। कोई भी पति नहीं चाहेगा मेरी पत्नी ओके के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए, उनको मेरा नाम पहले होना चाहिए। ये पति देव आपके सलूट करता हूँ अशोक यादव जी को। ये पहले ऐसे प्राणी हैं, ऐसे प्राणी है धरती के, जो नीरू यादव जी को इतना ओबलाइज किया है। अक्सर नीरू यादव जी क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो करना कुछ चाहती है, लेकिन उनके घर वाले, सास ससुर, पति उनका साथ नहीं देते, नहीं नहीं ये मत करो, वो मत करो। और वो, मैं ये नहीं कहता सभी महिलाएं अच्छी होती हैं, सभी महिलाएं खराब होती हैं, लेकिन अच्छी भी बहुत, जो बहुत कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखो, वो तो ऐसा से पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पति वास्तव में बहुत अच्छे हैं। वो तो क्या है, मजाक का एक सीन था, लेकिन नहीं, अच्छे हैं। मेरे पति वास्तव में बहुत अच्छे हैं, बाकी पति कोई भी अच्छा नहीं है, नीरू यादव के पति बहुत अच्छे हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड का देखो मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे थे। बिना उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और बिल्कुल आते हैं ना, तो नीरू यादव जी यहाँ ना बैठी होती, ना हमारे कमरे पे बातचीत कर रही होती, ना केबीसी में पूछती, और ना पूरे वर्ल्ड में नाम कमा पाती, और ना कोई लंबे रिकॉर्ड जानता पाता आज के दिन। इनके पति की देन है, उनकी सोच अच्छी है, नेक इरादे हैं, वो चाहते हैं कि पत्नी कुछ फ्रीडम हो, कुछ करना चाहती है तो करने दीजिए, नहीं तो अक्सर ऐसा मौका किसी पत्नी को मिलता नहीं शादी के बाद। बिल्कुल नहीं मिलता। बहुत सी महिलाएं हैं जिनमें बहुत प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन सपोर्ट परिवार नहीं करता तो प्रतिभाएं वहीं दब जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे तो हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और हस्बैंड के साथ साथ मेरे ससुर ने भी खूब सपोर्ट किया है, परिवार ने भी सपोर्ट किया है, और अब भी करते हैं। समस्याएं आती हैं तो बिल्कुल साथ देते हैं उस चीज़ का, और कभी ऐसे नहीं कहते कि तुम पीछे रहो, वो बिल्कुल साथ चलते हैं। और मैं ये भी नहीं कहती कि वो मेरे पीछे खड़े, वो मेरे साथ खड़े हैं और हमेशा साथ देते हैं मेरा। और आपने पूछा कि उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हो जिनके सबसे पहले तो मैं उनके परिवार से, जिन महिलाओं में प्रतिभाएं हैं और परिवार साथ नहीं देता, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके परिवार में चाहे कोई वो बेटी है, चाहे वो बहू है, चाहे वो कोई भी है, माँ है, जो भी है, या पत्नी है,
तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसमें प्रतिभा है, वो कुछ करना चाहती है, अगर वो कुछ करेगी तो जाहिर सी बात है आपके परिवार का, हमारे समाज का और हमारे देश का और गांव का ही नाम होगा उसमें। यादव जी, आप जैसी पत्नी भी सबकी नहीं होती। थोड़ा सा ढील दी और पत्नी कहीं ना कहीं आसमान में घूमती मिलेगी। तो मैं सभी महिलाओं के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन महिलाएं बहुत होती हैं तो धोखा हो जाता है, धोखा दे जाती हैं। थोड़ी सी प्रसिद्धि मिली नहीं, पति कहीं, सास ससुर कहीं, कोई पूछता नहीं है। उनको भी आपकी तरह पूरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ रखना चाहिए, साथ रहना चाहिए। तो उन महिला को भी बता दीजिए थोड़ी सी। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हो, सभी महिलाएं तो नहीं होती ऐसी, लेकिन जो महिलाएं इस प्रकार का कुछ कर जाती है तो उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जब हम पतंग उड़ाते हैं, हमने देखा होगा हम गांव में, अक्सर गांव में क्या शहरों में भी हम पतंग उड़ाते हैं, तो उसकी जो डोर है वो जब तक हाथ में रहती है तब तक वो पतंग बहुत अच्छे से उड़ती है। और लेकिन जब वो डोर कट जाती है तो वो पतंग चाहे कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए और फिर वो उसको धरती पे गिरना ही पड़ता है। वो तो जो वो डोर है वो हमारे रिश्तों की डोर है, तो वो डोर उस पतंग के साथ हमेशा बंधी रहनी चाहिए, तो वो कभी भी नीचे गिरेगी नहीं। तो उन महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, आप अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ी रहें, अपने परिवार से, अपने रिश्तों से हमेशा जुड़ी रहें, जो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। ये सोच सब महिलाओं की हो ना तो हमारा देश रोग बन जाएगा। लेकिन आजकल साहब 99% केस पति पत्नी, सास ससुर, भाई भतीजा के कोर्टों में पड़े हैं और लाइन लगाए खड़े रहते हैं। आज शादी, कल कोर्ट के अंदर। शायद ये कब सुधरेगा हमारा भारत, कब नीरू यादव जैसी सोच लेकर महिलाएं पैदा होंगी। तो नीरू यादव जी, आपके ससुर हैं, उनका नाम क्या है और वो करती क्या है? उनका नाम श्रीमान सज्जन सिंह जी है और वो BSF से रिटायर है और अभी तो बस खेती बाड़ी और जो पशु वगैरह वही सब देखते हैं। और सासू जी? सासू जी नहीं है मेरे। तो फिर आपके मुंबई के लिए कौन कौन आपके साथ? बम्बई तो मेरे हस्बैंड गए थे मेरे साथ में, और मेरी हॉकी की टीम जो है वो मेरे साथ गई थी। मेरा बेटा है वो मेरे साथ में गया था। तो कितने दिन रहे वहाँ पे लोग देख? वहाँ पे हम लोग गए थे, पहले दिन गए थे जिस दिन शूट होना था उससे पहले दिन गए, और हम लोग 3 दिन रुके थे वहाँ पे टोटल। KBC की तरफ? हाँ, KBC की तरफ से गए थे। तो नीरू यादव जी मेरे साथ खास बातचीत में बनी हुई है, और ये वो महिला है, सशक्त महिला है राजस्थान की। अब कुछ बड़ा करने की फिराक में ये भी पूछ लेते आए हैं तो चुनाव आ चुके हैं राजस्थान में, और कहीं न कहीं निगाहें विधानसभा की सीट पे हैं नीरू यादव जी की, और अब ये विधायक के चक्कर में भी हैं। इनकी बातों से, इनके मन से प्रकट हो रहा है कि छोटे लेवल पे इतने हाथ खुले नहीं कर सकते कि काम करें लोगों के। बड़ी सीट पे बैठ के बड़े तरीके से काम कर सकते हैं। क्यों नीरू यादव? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और मौका मिले तो सब कुछ कर सकते हैं। मौके की तलाश में है, और अभी तो करने का इरादा यही है कि 2 साल की जो सरपंचाई बची है वो अच्छे से कर ले, कुछ अच्छे और काम कर ले, और फिर जब जैसे मौका मिलेगा विधानसभा की तरफ कुछ करने का तो वो भी कर जाएंगे, और बिल्कुल लड़ लेंगे विधानसभा का चुनाव। तो थोड़े समय बचा है। हाँ, अगर तो फिर रिजाइन करके दूसरा सरपंच बन जाएगा अब चुनाव लड़ेगा? हाँ, पार्टी टिकट दे दे, हम लड़ लेंगे चुनाव। कौन सी पार्टी से टिकट? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहूंगी। बात है जी, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा तो नहीं है राजस्थान में अब की बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत दिखाई दे रहा है। अब की बार जनता कह रही है भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी से ही है, शुरू से है वो, कोई बात नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, वो तो पता है, लेकिन आएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमारा जो तो शुरू से ही BJP से है। टिकट के लिए कभी डिमांड की, कभी अपनी बातचीत की, कोई ऑफर आया? अभी तक तो कोई ऑफर आया नहीं है। आपने नहीं कहा नीरू यादव कौन बनेगा करोड़पति से, अमिताभ बच्चन का फोन करवा रही हूँ मैं, अब टिकट दे दीजिए चुपचाप, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो नीरू यादव जी, मैं तो इतना ही कहूँगा, राजस्थान के नेता भी सुन रहे होंगे, ये सरपंची इतने अच्छे तरीके से कर सकती हैं। एक सरपंच बन के अपने गांव का, अपना नाम पूरे हिंदुस्तान में घुमा सकती हैं। तो विधायक बनने के बाद शायद ये पूरे हिंदुस्तान के विधायकों को एक नसीहत ज़रूर दे देंगी, ये एक सीख ज़रूर दे देंगी ये कि काम कैसे किए जाते हैं इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ के, और किस तरीके से जनता के साथ तालमेल बिठा के रखा जाता है, किस तरीके से हम घर घर जाके लोगों के काम कर सकते हैं, इतना ज़रूर सिखा देंगी। ये इतना वादा है। अभी तो बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो छूना है आसमान की बुलंदियों को। ऐसा ही है नहीं?
ऐसा ही है बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते लोग? बस मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी हो, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई भी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहता है तो उसमें अपना 100% देना चाहिए और पूरे जुनून के साथ, और अपने लाइफ में एक गोल सेट करना चाहिए और उस गोल के पीछे पूरी मेहनत करनी चाहिए उसको पाने के लिए। ये है नीरू यादव जी, इसलिए हम इतनी दूर आए हैं ताकि महिलाएं खुद सीख सकें। और नीरू यादव एक बात और क्या करना चाहती है गांव में, अभी कुछ थोड़ा ये और बता दो। हाँ, एक तो सबसे पहला तो मेरा जो सपना है वो स्टेडियम बनाने का है मेरे गांव में। बजट का बड़ा अभाव है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बजट कौन देगा? बीजेपी की विचारधारा से विजय बिल्कुल लाएंगे, बजट भी लाएंगे स्टेडियम के लिए। और एक मेरे को अपनी पंचायत में एक लाइब्रेरी का बनाने का है मेरा विचार, तो जो है वो तो ये तो है ही है। साथ में कुछ एक महिलाओं के लिए मेरे को कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा सेटअप डालने की इच्छा है जिसमें काम जो करें वो मेरी पंचायत की महिलाएं करें और वो सशक्त बने। ये 3 चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर है जो मैं करना चाहूँगी। ये 3 चीज़ें हैं और ये तीनों चीज़ें दुख के रख पे हाथ रख दिया और हमारा भी बड़ा दुख हुआ क्योंकि तीनों चीज़ें यूनिक बताई हैं। लाइब्रेरी से बच्चों का भविष्य और सब रोजगार आने से। एक चीज़ और है मेरी जो मैं अभी करने वाली हूँ, अपनी पंचायत की लड़कियों के लिए कंप्यूटर लैब मैं खोल रही हूँ पंचायत के अंदर ही। उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज बच्चों को, बच्चियों को दी जाएगी उसके अंदर, वो वाला है एक। तो गांव के लोग कहते नहीं हैं अब आप बड़े खुशी पे चलिए, अब यहाँ चलिए, है ऐसा कह देते हैं गाँव वाले लोग। तो आपके पतिदेव नहीं कहते सर फिर मुझे बहुत हो चुकी है, ऊपर लेवल पे काम करो? पतिदेव भी कह देते हैं। क्या क्या कहते हैं? मैंने कहा मौका मिलेगा तो वो करेंगे। वो क्या कहते हैं, नीरू प्यार से या नीरू यादव बोलते हैं? वो तो प्यार का घर का नाम वो कुछ हो रहा है। नहीं, मेरे को वो नीरू ही बोलते हैं और कई के बार ऐसे थोड़ा प्यार से ऐसे कभी कभी सरपंच नीरू भी बोल देते हैं। सरपंच नीरू, तो ऐसे प्यार से कैसे बोलते हैं आपको? थोड़ा सा बताएंगे आपको जब प्यार से बोलते हैं नीरू कैसे हैं आप? ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, वो नॉर्मली नीरू बोलते हैं। हाँ, तो आज इनके पति मेरे साथ है नहीं, कभी दोबारा फिर आएंगे, इनके पति देव से बात करेंगे। ये महान आत्मा, हम आपसे भी मिलना चाहेंगे। जो पत्नी के लिए इतना कर देता है वो पति भी महान होता है, क्योंकि बिल्कुल मान होता है, बिल्कुल होता है। नीरू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की हमें बड़ा अच्छा लगा, आपका कीमती समय। अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को भी। तो हमारे साथ ये नीरू यादव जी बनी थी खास बातचीत में। कौन बनेगा करोड़पति केबीसी से पहुंची अभी, और ये हॉकी की जो मास्टरमाइंड हैं वो खुद खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और राष्ट्रीय स्तर पे इनकी बच्चियां हैं, अभी अपना जलवा दिखाएंगी। जब आप सोचेंगे हाँ नीरू यादव जी ने बहुत कुछ किया है और बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन रहे हैं, नीरू यादव जी को प्लीज़ एक टिकट दे दीजिए। वो कैसे सरकार चलाते हैं वो ये अलग से आपको करके दिखाएगी कि ऐसे विधायक काम करना चाहिए। नहीं तो 5 साल वोट लेने के बाद विधायक जी, राजा जी दिखाई नहीं देते हैं, गुम हो जाते हैं और 5 साल बाद दिखाई देते हैं वोट लेने के लिए। लेकिन नीरू यादव जी कहती है कि हम परमानेंट यहाँ लोगों के बीच में और यहीं रहेंगे। तो हमारे साथ नीरू यादव जी से बातचीत की हम, अब उनकी शेर दिल और शेरनी हॉकी की टीम बच्चियाँ खिलाड़ियाँ हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। बेटा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। और आपका? मेरा पूजा। आरती। आरती। ये तीनों अब 3 ही प्लेयर, कितने प्लेयर हैं आप? नहीं, और आगे गई। अच्छा, हाँ, कितने प्लेयर थे? हम टोटल 13 प्लेयर थे। क्या कहेंगे नीरू यादव के बारे में? अगर वो नहीं होती तो क्या आप खिलाड़ी होते? नहीं, सच्ची बताइए दिल से। सच्ची में हम नहीं होते। अगर वो नहीं होती ना तो हम नहीं होते। हम सपना ही नहीं देख पाते हॉकी का। हाँ, क्यों बेटा आप? हम भी सपना नहीं देख पाते और हम खेल भी नहीं पाते, इस स्तर पर नहीं पहुंच पाते। यदि नीरू आंटी नहीं होती तो हम बारी करके सीधा शादी, पर नीरू आंटी की वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मैं BA फर्स्ट। मैं BA सेकेंड ईयर। समय कितने बजे निकालते हो? हम घर से 4 बजे चलते हैं और 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुंचते हैं। अंधेरे हो जाता है। तो नीरू यादव आपके साथ रहती हैं लगभग हाँ, सुबह शाम? हाँ, वो हमारे साथ रहती है। फिलहाल वो मतलब कोई इम्पोर्टेंट काम होता है ना तभी वो जाती नहीं, वो हमारे साथ ही रहती है ग्राउंड में मौजूद। अच्छा, क्यों बेटा? हाँ, सच में। हाँ सच में। तो ये खाली खेलने के काम आता है
या फिर ये फाइट वाइट में काम? फाइट में भी बच के रहना। ये नीरू यादव की टीम है सरपंच साहब की, लंबी अहिर की। ये वो लड़कियां नहीं है। कह रहे हैं कि हमसे टकराना मत, नहीं तो देख लेना। नहीं तो फिर ये हॉकी चलेगी नहीं, हॉकी से खेलते और कहीं ना कहीं सिर में भी भटका देंगे बस। क्या बात है। अच्छा ये इतनी खतरनाक टीम बनाई है। हाँ आगे चल के बहुत खतरनाक टीम यस यस। फिलहाल हमारा मतलब नीरवंटी ने हमारे लिए कोर्स भी लगवा रखा है। तो वो हमें सुबह से हम प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छी स्टिक वगैरह सब अच्छे ये प्रोग्राम उन्होंने ला के दिए, स्टिक बॉल सब कुछ उपलब्ध करवाए उन्होंने। अच्छा शूज वगैरह दिखा ना थोड़ा शूजों को भी। एक कलर के शूज बेटा। हाँ सबके सेम है। I love you नीरवंटी, अगर तुम नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये इतना बड़ा सपना नहीं देख पाते हम। East of the West, नीरू यादव is best। जी ये है नीरू यादव की टीम और समय पड़ने पे ये सर भी फोड़ देती हैं। ये है नीरू यादव की टीम सब पर पड़ जाती है, मतलब भारी पड़ जाती है। भारी पड़ जाती है। पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। थैंक यू। तो हमारे साथ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां बनी हुई थी खास बातचीत में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार। जय हिंद।